हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन। डेली लाइफ में हमने बहुत सारे एग्जांपल सुने हैं। जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ पे वापस आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इसी चीज को समझते हैं। जैसे अगर मैं किसी एक बॉल का एग्जांपल लूं, बॉल को अगर आप ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करते हो तो वो बॉल हमेशा अर्थ पे वापस आ जाती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो अर्थ है वो बॉल के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। जैसे ही उस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगेगा तो वो बॉल जो होगी वो अर्थ पे वापस आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में, तो सन जो है वो सेंटर में होता है और बाकी जितने प्लैनेट्स हैं वो सभी क्या करते हैं, सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो अब देखो सन और प्लैनेट्स के बीच में भी इसी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसके कारण वो अपने अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो अब ये जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े, इन सभी एग्जाम्पल्स में क्या लग रहा था, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो अब देखो बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासिव बॉडी। मासिव बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिनका कुछ ना कुछ मास हो। टू मासिव बॉडी इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में किन्हीं भी दो मासिव बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या बोलते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि सन और अर्थ दोनों का कुछ ना कुछ मास है, सन का भी कुछ मास है, अर्थ का भी कुछ मास है, और सन और अर्थ के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? एग्जांपल होंगे अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। बाकी सभी प्लैनेट्स के बीच में भी तो लगता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसलिए सन और अर्थ के बीच में लगने वाला फोर्स, उसको भी आप क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ही बोलोगे। या फिर सन और अदर प्लैनेट्स के बीच में लगने वाले फोर्स को भी आप क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरीके से फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे अभी मैंने बॉल का एग्जाम्पल दिया था, अगर आप बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो तो अर्थ उसके ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, और उसी फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरीके से अगर मैं और एग्जांपल दूं आपको, जैसे फॉलिंग रेन, रेन जो है वो भी क्या होती है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करती है, अर्थ उसको क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये सभी एग्जांपल हो गए किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मासी बॉडी के बीच में लगता है। यूनिवर्स में किसी भी दो मासी बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया और इसी को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। तो देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स। यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं एक फोर्स के साथ, और वो फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी चीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कंसीडर कर ली दो बॉडीज। एक बॉडी जिसको मैंने नाम दे दिया ए, सेकंड बॉडी जिसको मैंने नाम दे दिया बी। अब देखो जो फर्स्ट बॉडी है उसका मास होगा और उसके मास को मैंने डिनोट किया किससे, m1 से। तो फर्स्ट बॉडी का मास कितना है, m1। सेकंड बॉडी का मास कितना है, m2। और फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r। यहां पे मैंने डिनोट कर दिया लेट। m1 क्या है, मास ऑफ बॉडी a, m2 क्या है, मास ऑफ बॉडी b, और r क्या है, दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है r। यहां पे बोला गया एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट विद ए फोर्स। वो जो फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पहली बॉडी का मास कितना था, m1, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पहली बॉडी का मास, और मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, सेकंड बॉडी का मास, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसको आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद बोला गया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। f इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, r, और डिस्टेंस बिटवीन देम मीन स्क्वायर करना है दोनों के बीच के डिस्टेंस का, तो 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो दोनों फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूं तो देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इंटू में 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनी हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से f
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब देखो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जब भी इस साइन को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाएंगे, इक्वल का साइन आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर। यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा वो होगा g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। F इज इक्वल टू g, आगे एज इट इज सेम m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। रिपीट करती हूँ एक बार। देखो हमने दो मासिव बॉडी ली, एक मासिव बॉडी जिसको मैंने नाम दे दिया A, उसका मास कितना था m1। दूसरी मासिव बॉडी जिसको मैंने नाम दिया B, इसका मास कितना था m2। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था r। अब देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कोई भी दो मासिव बॉडी यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं एक फोर्स के साथ, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स को मैं डिनोट कर रही हूं किससे? F से। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पहले का मास कितना था? m1, दूसरे का मास कितना था? m2। दोनों का क्या कर दिया? प्रोडक्ट। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? r, और डिस्टेंस का हमें क्या करना है? स्क्वायर। तो F फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। उसके बाद अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं? इक्वेट कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इंटू में 1 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, तो इक्वेशन बनी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जब भी इस साइन को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लगता है। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो कांस्टेंट कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू, जब भी इसके साइन को हटाएंगे कांस्टेंट लगेगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखो बात करते हैं यूनिट ऑफ g। g की यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखो ये इक्वेशन लास्ट में हमने छोड़ी थी, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हमें पता है m क्या है? मास, और मास को हमेशा किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम के अंदर। r क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। और फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। तो हम g की यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो देखो g की यूनिट अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहां चला जाएगा। तो देखो F r स्क्वायर चला गया ऊपर, डिवाइडेड बाय m1 इंटू में m2। अब देखो सारी यूनिट्स हमें पता है। देखो g की यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? F फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इसी तरीके से r क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं हम? मीटर में, मीटर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है। डिवाइडेड बाय m क्या है? मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। तो मास कितना है हमारे पास? मास को किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में, तो इसको मैं केजी लिख सकती हूँ। इसी तरीके से सेकंड मास को किस में मेजर करेंगे? इसको भी केजी में मेजर करेंगे। तो देखो जी की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। न्यूटन को लिखा जाता है एन से, मीटर को लिखा जाता है एम से। न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। और इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट हो गई किसकी? जी की। और अभी मैं आपको जी की वैल्यू भी बता चुकी हूँ। जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये यूनिट हो गई किसकी? जी। जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक बार रिपीट करती हूँ इसी चीज को। देखो हमने अभी लास्ट इक्वेशन क्या पढ़ी? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब हमें निकालनी है यूनिट किसकी? g की यूनिट। g की यूनिट निकालनी है तो बाकी सारी जो टर्म्स है उसको एक साइड पे रख दो। तो ये देखो r स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां चला जाएगा, f इंटू में r स्क्वायर।
और डिवाइड में क्या आ जाएगा m1 m2। अब देखो G की यूनिट निकालने के लिए F फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, R किसको रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया हमने। m क्या है मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 क्या है मास ऑफ सेकंड बॉडी। मास को हम किस में मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो फर्स्ट बॉडी का मास किलोग्राम, सेकंड बॉडी के मास के लिए भी किलोग्राम। तो देखो न्यूटन को रिप्रेजेंट किया जाता है m से, मीटर को स्मॉल m से, केजी को इसी तरीके से लिखा जाता है। तो देखो जी की यूनिट क्या हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जी की वैल्यू होती कितनी है इसको आप याद रखोगे। जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।